सबसे पहले बात व्हाइट हाउस गोलीकांड के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के सख्ती की हम करेंगे। दरअसल अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हाल ही में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने एक आतंकवादी हमला बताया था। इस घटना ने यूएस की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। इस घटना के बाद ट्रंप प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से इमिग्रेशन और शरण नीति में अपनी बड़ा बदलाव किया और बड़ा बदलाव करते हुए कई कड़े कदम उठाने का ऐलान भी कर दिया है। गोलीबारी में वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड की 20 साल की सारा बैकस्ट्रॉम की मौत हो गई थी और 24 वर्षीय स्टाफ एंड्रू वोल्फ के गंभीर रूप से घायल होने के बाद ये तमाम सख्त कदम ट्रंप प्रशासन उठा रहा है। आरोपित हमलावर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 29 वर्षीय अफगान नागरिक रमनुल्लाह लखनवाल अमेरिका में शरण मांगने वाले आवेदकों में शामिल था और उसके आवेदन को इसी वर्ष ट्रंप प्रशासन ने मंजूरी दी थी। घटना बुधवार को व्हाइट हाउस के नजदीक उस समय हुई थी जब नेशनल गार्ड के सदस्य अपनी नियमित ड्यूटी कर रहे थे। एकाएक हमला वहां पर पहुंचता है, फायरिंग करता है और अफरा तफरी मच जाती है। देखिए, जांच में सामने यह भी आया है कि हमलावर लखनवाल ने अफगानिस्तान युद्ध के दौरान CIA के साथ काम भी किया था। उस पर प्रथम डिग्री मर्डर सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह भी सामने आया है कि लखनवाल ने बाइडेन प्रशासन के दौरान अमेरिका में शरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसकी प्रक्रिया आगे ट्रंप प्रशासन में पूरी हुई और मंजूरी मिली। इस घटना को गंभीर सुरक्षा चूक और अमेरिकी इमिग्रेशन नीति की विफलताओं से जोड़ते हुए ट्रंप प्रशासन शरण और वीजा प्रणाली में बड़े बदलाव की घोषणा कर रहा है। प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से अफगान पासपोर्ट धारकों के लिए अमेरिका में प्रवेश हेतु वीजा जारी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके अलावा नए शरण आवेदनों पर भी अस्थायी प्रतिबंध लागू किया गया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि मौजूदा वैश्विक स्थिति, सुरक्षा चुनौतियां और हाल की घटनाओं के मद्देनजर ये कदम उठाना अनिवार्य हो गया था। अमेरिका ने उन कुछ चुनिंदा देशों की सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जहां से आने वाले नागरिकों पर अतिरिक्त सुरक्षा जांच और पाबंदियां लागू की जाएंगी। साथ ही अमेरिका में पहले से मौजूद अफगान शरणार्थी, विशेष वीजा पर आए लोगों और अन्य जो वैध प्रवासी हैं उनकी व्यापक सुरक्षा समीक्षा भी की गई है। प्रशासन का कहना है कि यह समीक्षा हालिया हमले के संदर्भ में सुरक्षा जोखिमों का पूरा मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है। अमेरिका ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सुरक्षा एजेंसीज निश्चिंत नहीं हो जाती तब तक ऐसे नागरिकों को शरण देने पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रखा जाएगा जिनकी पृष्ठभूमि या अप्रूवल प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की सुरक्षा संबंधी अगर शंका भी सामने आती है। ट्रंप प्रशासन ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती की दिशा में उठाया गया अनिवार्य कदम बताया। उधर वॉशिंगटन पुलिस, FBI और अन्य संघीय एजेंसीज मामले की गहनता से जांच कर रही हैं। हमले की मंशा, हमलावर के संपर्क, मानसिक स्थिति और संभावित आतंकी लिंक की जांच की जा रही है। शुरुआती इनपुट में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमला पूर्व नियोजित था या किसी व्यक्तिगत कारण से इसने हमला किया। व्हाइट हाउस ने कहा है कि यह घटना इमिग्रेशन प्रणाली की खामियों को गंभीर रूप से अंकित करती है और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी नीतिगत खामियों की पुनः समीक्षा की जाएगी। फिलहाल अमेरिकी राजधानी में सुरक्षा बढ़ाई गई है। प्रशासन लगातार स्थिति को देख रहा है। अगली खबर की बात करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इस्लामाबाद से एक बड़ी और विवादित बयानबाजी सामने आई है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने दावा किया है कि बीते महीने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरजमी पर एक बड़े सैन्य अभियान को पूरी तरीके से कंप्लीट किया था, लेकिन कतर के विशेष अनुरोध पर आखिरी क्षणों में इस ऑपरेशन को रोका गया। इस बयान के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक माहौल में हलचल बढ़ गई है। इस्लामाबाद में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान में TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाने वाली एक बड़ी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार थी। डार ने बताया कि जब कतर के विदेश मंत्रालय को इस सैन्य अभियान की जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल मध्यस्थता की पेशकश की। अफगानिस्तान से आग्रह किया कि
पाकिस्तान से आग्रह किया, माफ कीजिएगा, कि समस्या को बातचीत से सुलझाया जाए। डार ने कहा कि कतर की इस पहल को देखते हुए पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व ने अंतिम क्षण में ऑपरेशन को रोका, जो उसी रात शुरू होना था। विदेश मंत्री के मुताबिक कतर की कोशिशें अफगान तालिबान पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकीं और पूरी तरीके से विफल रहीं। डार के अनुसार किसी मित्र देश के बारे में खुलकर बोलना ठीक नहीं है, लेकिन कतर को यह बात बेहद नागवार गुजरी कि उन्होंने मध्यस्थता की कोशिश की और फिर भी हल नहीं निकला। डार ने दावा किया कि दोहा इस बात को लेकर बेहद नाराज है कि तालिबान शासन ने उसकी पहल के बावजूद टीटीपी को रोकने या पाकिस्तान को आश्वस्त करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब डार ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को कठोर शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि तालिबान अपनी नीतियों पर दोबारा विचार करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उनसे कुछ नहीं मांग रहा है, बल्कि सहयोग अपेक्षित है उनसे। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद से पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। डार के मुताबिक हमारे 4000 से अधिक सैनिक और अफसर मारे जा चुके हैं, 20,000 से ज़्यादा घायल हुए हैं। क्या हम अपनी आंखें बंद कर लें? उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के पास धैर्य है, लेकिन साथ ही अफगानिस्तान की धरती से निकलने वाले आतंकवाद को रोकने की पूरी क्षमता भी है। डार ने कहा कि हमें मजबूर ना किया जाए। यदि टीटीपी को अफगानिस्तान ने अपने आप पनाह दी है या उनके गतिविधियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो पाकिस्तान अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना जानता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने पुष्टि की है कि रोका गया सैन्य अभियान टीटीपी के कई ठिकानों को निशाना बनाने वाला था, जो अफगानिस्तान की सीमा के भीतर से लगातार पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब दोनों देशों के रिश्तों में तनाव चरम पर है। सीमा क्षेत्रों में गोलीबारी और झड़पों की घटनाएं बढ़ी हैं। पाकिस्तान का दावा है कि अफगान तालिबान द्वारा टीटीपी को न केवल सहानुभूति मिल रही है, बल्कि कई बार पनाह भी। डार के इस बयान ने दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पाकिस्तान फिर से सीमा पार सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर विचार कर रहा है? क्या कतर आगे भी मध्यस्थता करेगा, अब उससे दूरी बनाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तालिबान इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा या तनाव और बढ़ाएगा? आने वाले दिनों में कूटनीतिक हलचल, सीमा पर घटनाओं से इस तरीके के तनाव की दिशा साफ हो सकती है। बेहद महत्वपूर्ण खबर रही है कि कतर दबाव में किस प्रकार से पाकिस्तान का बड़ा सैन्य अभियान रुका। डार का दावा यह रहा कि अफगान धरती पर हमला तय था, टीटीपी ठिकानों को हम मिटाने जा रहे थे। तालिबान चेतावनी पर क्षेत्रीय तनाव और बढ़ा है। इस सबके बीच में ये भी पहलू है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्टर टर्क ने पाकिस्तान में हाल ही में लागू किए गए संवैधानिक संशोधनों को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। उन्होंने कहा कि इन संशोधनों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता गंभीर रूप से कमजोर हो जाएगी पाकिस्तान में। इससे सैन्य जवाबदेही तथा कानून के शासन के सम्मान पर भी गंभीर प्रश्न उठते हैं। टर्क के अनुसार संवैधानिक अधिकारों और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की संरचनात्मक स्वतंत्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। नवीनतम बदलाव इस संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। मानवाधिकार प्रमुख ने विशेष रूप से यह कहा कि पाकिस्तान में पिछले वर्ष किए गए 26वें संशोधन की तरह हालिया संवैधानिक संशोधन भी व्यापक कानूनी और नागरिक परामर्श के बिना लागू किया गया है। उनका कहना था कि ऐसे संवैधानिक बदलाव शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत हैं, जो कानून के शासन और मानवाधिकारों की सुरक्षा का आधार है। टर्क ने कहा कि संविधान में किए गए ये बदलाव न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव और कार्यपालिका के नियंत्रण में आने के खतरे से नहीं बचाते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका को स्वतंत्र रहना चाहिए ताकि सभी नागरिकों के लिए कानून एक समान रूप से लागू हो। मानवाधिकारों की रक्षा इसी से सुनिश्चित होगी। 13 नवंबर को लागू किए गए नए संशोधन के तहत पाकिस्तान में एक नया संघीय संवैधानिक न्यायालय यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट FCC स्थापित किया गया है। इस अदालत को संवैधानिक मामलों पर अधिकार प्राप्त है, जबकि अब सुप्रीम कोर्ट केवल दीवानी और आपराधिक मामलों का निपटान ही करेगा। इस बदलाव के साथ न्यायपालिका की संरचनात्मक स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठे हैं। संशोधनों के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति
उनके प्रमोशंस, उनके ट्रांसफर की प्रणालियों में बदलाव किए गए हैं। एफसीसी के पहले मुख्य न्यायाधीश प्रथम समूह के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर कर दी गई है। टक ने कहा है कि इस तरह की नियुक्तियां न्यायपालिका को कार्यपालिका और राजनीतिक दबाव के अधीन लेकर आएंगी। उनका कहना है कि न्यायिक स्वतंत्रता का एक मुख्य पैमाना यह है कि कोई भी न्यायाधिकरण सरकार के राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हो। यदि न्यायाधीश स्वतंत्र नहीं होंगे तो अनुभव बताता है कि वो राजनीतिक दबाव के सामने कानून को समान रूप से लागू करने और मानवाधिकारों की रक्षा करने में संघर्ष करेंगे। टक ने भी स्पष्ट किया कि संवैधानिक शक्तियों का पृथक्करण न्यायपालिका की निष्पक्षता, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न तो कार्यपालिका न ही विधायिका को न्यायपालिका को नियंत्रित या निर्देशित करने की स्थिति में होना चाहिए। निर्णय लेने की प्रक्रिया में न्यायपालिका को किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रभाव से सुरक्षित रहना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि न्यायपालिका पर राजनीतिक हस्तक्षेप या नियंत्रण से न केवल न्यायिक निर्णय प्रभावित होंगे बल्कि ये लोकतंत्र और संवैधानिक शासन के मूलभूत सिद्धांतों के लिए भी खतरा होगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख के अनुसार न्यायपालिका की स्वतंत्रता न केवल कानूनी ढांचे का सवाल है बल्कि ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कानून के शासन की सुरक्षा से भी जुड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर न्यायाधीश स्वतंत्र नहीं होंगे तो ऐसे में पाकिस्तान में मानवाधिकारों की रक्षा और कानून के समान अनुपालन की गारंटी कमजोर हो जाएगी। टक ने जोर देकर कहा कि संवैधानिक संशोधनों की प्रक्रिया में व्यापक परामर्श और बहस होना आवश्यक था ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित रहे, राजनीतिक हस्तक्षेप का खतरा कम हो। इस बयान के बाद पाकिस्तान में संवैधानिक संशोधनों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों की निगाहें टिक गई। विशेषज्ञों का मानना है कि एफसीसी के गठन और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों में बदलाव से न्यायिक तंत्र में केंद्रीकरण और कार्यपालिका का प्रभुत्व बढ़ सकता है, जो कानून के शासन और नागरिक स्वतंत्रता के लिए चिंता का विषय है। संक्षेप में, संयुक्त राष्ट्र के वोल्कर टर्क ने पाकिस्तान में संवैधानिक संशोधनों को लेकर स्पष्ट चेतावनी दी है कि ये बदलाव न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर गंभीर असर डाल सकती है। उनका यह भी कहना है कि न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव से पूरी तरीके से मुक्त रहना चाहिए ताकि नागरिकों को न्याय मिले, कानून का शासन सुरक्षित रहे। इन संशोधनों की आलोचना पाकिस्तान के कानूनी और नागरिक समाज में भी बढ़ रहे हैं, जो न्यायपालिका की संरचनात्मक स्वतंत्रता और देश में लोकतांत्रिक ढांचे की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। श्रीलंका में भीषण चक्रवात, जी हां, यह खबर हर तरफ सुर्खियां बटोर रही है। चक्रवात का नाम है दित्वा। दित्वा से मची तबाही के बाद हालात सामान्य करने की कोशिशें अब धरातल पर जारी हैं। राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसनायके ने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया है। चक्रवात के कारण मरने वालों की संख्या 150 से ज्यादा हो गई है। देश के विभिन्न प्रांतों से भूस्खलन की तस्वीरें आ रही हैं। अचानक आई बाढ़ में कई लोग बह गए हैं। दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं। इस बीच भारत ने भी ऑपरेशन सागर बंधु के तहत 2 सैन्य विमानों से करीब 21 टन राहत सामग्री श्रीलंका भेजी है। इससे एक दिन पहले 6 टन से अधिक आवश्यक राहत सामग्री की पहली खेप पहुंचाई गई थी। चक्रवात के श्रीलंका से दूर जाने के साथ ही जलस्तर घट रहा है, लेकिन अधिकारियों ने चेतावनी दी कि इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव अभी जारी रहेंगे। आपदा प्रबंधन केंद्र यानी डीएमसी की रिपोर्ट के अनुसार खराब मौसम से मरने वालों की संख्या बढ़कर 153 हो गई है। डीएमसी ने बताया कि 191 लोग लापता हैं। कई जिलों में तलाशी राहत अभियान जारी है। कुल 25 जिलों में 2,17,263 परिवारों के 7,74,724 लोग इस आपदा से प्रभावित हुए। कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और भारी बारिश के कारण हालात अभी भी कठिन बने हुए हैं। डीएमसी के अनुसार देश भर में 798 राहत शिविरों में 27,494 परिवारों के 10,08,098 लोग फिलहाल आश्रय लिए हुए हैं। शुक्रवार रात जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार पूरे देश में आपातकाल लागू है। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया पर बताया कि चक्रवात दित्वा से हुई तबाही को देखते हुए राहत प्रयासों में तेजी लाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु हमने शुरू किया है। शुक्रवार और शनिवार की मध्यरात्रि को
हिंडन एयरबेस से एक C-130 और एक IL-76 विमान भेजे गए, जिनके माध्यम से 21 टन राहत सामग्री, 80 से अधिक NDRF कर्मी और 8 टन उपकरण श्रीलंका भेजे गए हैं। जरूरतमंद समुदायों के लिए आवश्यक राशन और जरूरी सामान पहुंचाया गया है। वायुसेना ने कहा है कि पड़ोसी प्रथम की नीति पर चलते हुए भारत इस संकट की घड़ी में श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है। मौसम विभाग के महानिदेशक अतुला करुणानायके ने बताया कि चक्रवात श्रीलंका को पार कर अब भारतीय तट की ओर बढ़ रहा है, लेकिन भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तरी, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्वी और मध्य प्रांतों के कई इलाकों में 100 mm से अधिक की बारिश हो सकती है। पश्चिमी और सवार गुमोआ प्रांतों में भी 50 mm से अधिक की बारिश का अनुमान है। पुलिस ने कहा है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी पनाला में एक वृद्धाश्रम के 25 लोग बह गए, 14 को इसमें से बचाया गया। इसके अलावा मध्य और दक्षिण पश्चिमी प्रांतों के कई हिस्सों के लोगों के दबे होने की सूचनाएं मिली हैं। खोज बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों ने कहा कि मध्य प्रांत के अनेक इलाकों का संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। बिजली संकट के कारण मोबाइल सेवाएं बंद हैं। अमेरिका ने आपात राहत कार्यों के लिए $20 लाख देने की घोषणा की है, जबकि मालदीव ने $50,000 की सहायता राशि और टूना मछली के 25,000 डिब्बों का दाम श्रीलंका को भेजने का फैसला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि जो भी दस्तावेज पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऑटोपेन मशीन से साइन किए थे वे सब अब रद्द हो गए हैं। ट्रंप ने दावा किया कि बाइडेन के लगभग 92 यानी 92% ऑर्डर इसी मशीन से साइन हुए थे। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट यानी ट्रूथ सोशल पर लिखा, स्लीपी जो बाइडेन ने ऑटोपेन से जो भी कागजात साइन किए वे सब टर्मिनेट किए जाते हैं, उनका कोई कानूनी असर नहीं रहेगा। ऑटोपेन का इस्तेमाल तभी जायज़ है जब राष्ट्रपति खुद खास तौर पर इजाज़त दें। आपको बता दें, ट्रंप ने आगे कहा कि बाइडेन के सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और बाकी जो भी चीज़ें हैं उन्होंने सीधे अपने हाथों से साइन किए, वे सभी रद्द किए जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बाइडेन के आसपास के रेडिकल लेफ्ट ने पागल लोगों ने केवल ऑफिस में रिजोल्यूट डेस्क के इर्द गिर्द घेर कर उनसे राष्ट्रपति पद छीन लिया था। ट्रंप ने चेतावनी दी, जिन लोगों ने ऑटोपेन चलाया उन्होंने गैर कानूनी तरीके से ऐसा किया। जो बाइडेन इस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं थे। अगर बाइडेन कहें कि उनके स्टाफ ने उनकी इजाज़त से ऐसा किया तो उन पर झूठी गवाही का मुकदमा चलाएंगे। बता दें कि ट्रंप लंबे समय से कहते आए हैं कि उम्र और दिमागी हालत की वजह से बाइडेन अपने कार्यालय पर कंट्रोल नहीं रख पाते थे। उन्होंने पहले भी कई बार बाइडेन के ऑटोपेन इस्तेमाल करने पर सवाल उठाए थे। हालांकि व्हाइट हाउस में ऑटोपेन का इस्तेमाल दशकों से आम बात रहा है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि बाइडेन की इस पर निर्भरता साबित करती है कि वो अपने राष्ट्रपति काल में असल कंट्रोल में नहीं थे। इसी दिन ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि अब सभी तीसरी दुनिया के देशों से अमेरिका में आने वाले इमिग्रेशन को हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा, ताकि बाइडेन के समय में आए लाखों गैर कानूनी प्रवासियों को बाहर निकाल सके। ट्रंप ने लिखा कि मैं सभी थर्ड वर्ल्ड देशों से आने वाली इमिग्रेशन को स्थायी रूप से रोक रहा हूं। इससे अमेरिकी सिस्टम को सुधारने, बाइडेन के समय में ऑटोपेन से होने वाली सारी गैर कानूनी एंट्रीज खत्म करने, उन सबको बाहर निकालने का मौका मिलेगा जो अमेरिका के लिए फायदा नहीं पहुंचाते या हमारे देश से मोहब्बत नहीं कर सकते। सभी गैर नागरिकों को मिलने वाली फेडरल सुविधाएं, सब्सिडी बंद कर दी जाएंगी। जो प्रवासी घरेलू शांति भंग करेंगे उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। जो विदेशी बोझ बनेंगे, सुरक्षा के लिए खतरा होंगे, पश्चिमी सभ्यता से मेल नहीं खाएंगे, उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा। बता दें कि ट्रंप का यह ऐलान उस घटना के 2 दिन बाद आया जब वॉशिंगटन डीसी में एक अफगान नागरिक ने नेशनल गार्ड के 2 जवानों पर गोली चला दी, जिनमें एक महिला थी, मौत भी हो गई। इस हमले में महिला की मौत हुई थी और एक अन्य घायल हुआ था। ट्रंप के इन कदमों से अमेरिका में इमिग्रेशन और पिछले प्रशासन के फैसलों को लेकर नया बवाल शुरू हुआ है।